मेरी मौसी का बेटा शहर में पढ़ने आया तो मैं उसे अपने घर रख लिया क्योंकि मैं अकेली थी। पति देश से बाहर होते थे। पति से बात की तो मान गए। मेरी मौसी का बेटा मेरा बहुत ख्याल रखता था। बाजार से कुछ भी लाना होता तो वो ला देता। फिर मैं एक दिन बीमार हो गई और फिर मेरी मौसी का बेटा कहता कि आप अब आराम करना। रात को वो मुझे दूध के साथ दवा खिलाकर चला जाता। जब सुबह होती तो मुझे बहुत सुकून होता। एक दिन मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा तुम गर्भवती हो। मेरी तो जान निकल गई और आसमान मेरे सर पर आ गिरा। मैं आश्चर्य होकर डॉक्टर की ओर देखे जा रही थी जो मुझे ऐसा धमाका कर चुका था कि मेरे सोचने और समझने की क्षमता खत्म हो चुकी थी। मुझे लग रहा था कि मुझ पर आसमान ही आ गिरा है। ऐसा कैसे मुमकिन था? मैं मान नहीं सकती थी। मैंने डॉक्टर से कहा कि आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मुझे सिर्फ पेट दर्द की शिकायत है। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और मेरे सामने मेरी रिपोर्ट रख के कहने लगी कि 3 साल से तो आप मुझसे इस चीज का ट्रीटमेंट करवा रही है। अब आपको भगवान ने खुशखबरी सुनाई है। आपको भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। आपको जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। मैं अपनी रिपोर्ट देखकर बदहवास सी हो गई। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी जिंदगी में ऐसा भयानक मोड़ आ जाएगा। मैं तो सुनकर ही चकरा गई थी। मेरी शादी के 4 साल हो चुके थे। मेरे पति की नौकरी विदेश में थी। वो साल में एक बार बस कुछ महीनों के लिए ही हिंदुस्तान आते थे और उस वक्त मेरी ख्वाहिश थी कि उस दौरान मैं उम्मीद से हो जाऊं ताकि मेरा दिल बच्चे में लग जाए। लेकिन हर बार मुझे मायूसी का मुंह देखना पड़ता था। लेकिन अभी तो वो परदेश में थे। डॉक्टर से कुछ न कहा। मेरे दिमाग ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था। क्या सोचती? वो मेरा सगा भाई था। मेरी सगी मौसी का बेटा था। अपनी सोच के ताने बाने में उलझी रही थी कि सामने अपने घर का गेट देखकर मेरे कदम वहीं रुक गए थे। मुझे लगा था कि मैं क्लिनिक से यहाँ तक अपने बेजान वजूद को किसी लाश की तरह घसीटकर लेकर आई हूँ। मैं गम में इस तरह डूब गई थी कि मुझे सांस लेने में भी घुटन महसूस होने लगी थी। मैं डोर बेल बजाई। मनु ने ही दरवाजा खोला। मैं घर के अंदर आ गई। मुझे देखकर वो मुस्कुराने लगा। मेरे घर के अंदर आते ही वो कहने लगा, दीदी आज आपने इतनी देरी कर दी। मैं पहले तो आपके खाने का बहुत इंतज़ार किया लेकिन मुझे भूख बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए मैं खाना खा चुका हूँ। आपके लिए खाना लगा दूँ? वो मुझसे बातें करता था। मेरी सबसे छोटी मौसी का बेटा जो कि जॉब के लिए यहाँ नोएडा आ गया था और वो पिछले कई महीनों से यहाँ मेरे पास रह रहा था। मेरे पति को इस बात पर कोई ऐतराज नहीं था। मन्नू के बारे में सब कुछ जानते थे, बल्कि वो बहुत खुश थे। उन्हें मेरी चिंता नहीं रहेगी। दीदी आप कहाँ खो गई है? मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मन्नू की बात पर मैं चौंक गई। मैंने कहा, कुछ नहीं, मुझे भूख नहीं है, सर में दर्द है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। मैं मन्नू से यह कहकर अपने कमरे में चली गई। अपनी रिपोर्ट दराज में रखी और अपने बेजान वजूद लिए बेड पर बैठ गई। मेरी सोच खत्म हो चुकी थी। मन्नू मेरा भाई था, मेरी मौसी का बेटा। उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। जब मेरी मौसी की शादी हुई तो मैं 4 साल की थी। पैदा हुआ तो मैं 10 साल की थी। मेरी मौसी का ससुराल काफ़ी दूर था और एक गांव में था जहां दूर दूर तक कोई कॉलेज नहीं था। इसलिए मेरी मौसी ने कहा, आप मन्नू को अपने पास रख लो, वहाँ यह अच्छे से पढ़ेगा। और मन्नू मेरा भाई भी था तो मैं उस पर शक नहीं कर सकती थी। मैं अपना सिर दोनों हाथों में लेकर बैठ गई। मुझे याद आने लगा कि पिछले कई दिनों से मन्नू मुझे दूध के साथ दवा देता है जिसे खाकर मैं गहरी नींद में सो जाती हूँ और सुबह जब मैं उठती हूँ तो बहुत खुश होती हूँ। तो क्या मन्नू मुझे नींद की दवा देता है और मेरे सोने के बाद कुछ करता है? मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मेरे आंखों में आंसुओं का गोला जिसकी वजह से मेरे अंदर घुटन सी बढ़ती जा रही थी। क्या सगे रिश्ते इतने कमजोर हो चुके हैं कि हवस के आगे कुछ भी नजर नहीं आता? मैं उसकी बहन हूँ, यानी उसकी माँ की बहन की बेटी, मतलब मैं उसकी बहन ही हुई। वो मेरा खास है, मेरा उससे पर्दा भी नहीं है। ऐसे कैसे वो मेरे बारे में ऐसा सोच सकता है? कैसे उसका दिल ऐसे करने के लिए मान सकता है? मैं बहुत रो रही थी। इसका अंदाजा शायद कोई लगा ही नहीं सकता था। जो मैं सोच रही थी एक तरफ से पागल हो चुकी थी। अब मुझे उसका बचपन याद आने लगा जब वो मौसी के साथ मेरे मायके वाले घर आता था तो मेरी गोद में ही ज़्यादा उसका वक्त जाता था। अपनी तोतली जुबान से मेरा नाम लेता था।
मैं अपने भाई बहन में सबसे छोटी थी और वो मौसी का सबसे पहली औलाद, इसलिए मायके में उसका सबसे ज़्यादा वक्त मेरे साथ ही गुजरता था। तब मेरी शादी होने वाली थी। तब तो वो नया कॉलेज में गया था। मुझे राजू के नाम से बहुत छेड़ा करता था। कहता था, आप इतनी खूबसूरत, मनमोहनी और वो लंबे चौड़े गबरू जवान हैं, ऊपर से बड़े गुस्से वाले। दीदी, राजू जीजू जी आपके साथ बिल्कुल सूट नहीं करेंगे। आपके लिए तो कोई मुझ जैसा स्मार्ट लड़का अच्छा लगेगा। हर वक्त वो मुझे राजू के नाम से छेड़ता रहता, हंसता रहता, मजाक करता था। मैं उसे बस घूरती रहती थी। मेरी और उसके अंडरस्टैंडिंग भी बहुत थी। जब वो यहाँ आया, मुझसे ज़्यादा देर तक बातें करता था, हंसता था, मजाक करता था। अब भी यही कहता कि मुझे लगता है कि राजू जीजू ने विदेश में किसी अंग्रेजन से शादी कर ली है, तभी तो वापस आने का नाम नहीं लेते। जब मैं उसे गुस्से से घूरती तो हंसने लगता। उसे देखकर कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि वह मेरे साथ ऐसी घटिया हरकत भी कर सकता है। मैं इन्हीं सोचों में डूबी थी। तभी मन्नू ने मेरे दरवाजे पर नोक कर अंदर आ गया। तब भी उसके हाथ में दूध का गिलास और मेडिसिन थी। वो बड़े नॉर्मल अंदाज से मेरे सामने बैठ गया, लेकिन मैं उसके बेड पर बैठते ही मैं सड़क के पीछे हट गई, जैसे ना जाने वो क्या कर देगा। और वह जाहिर सी बात थी, जो कुछ भी डॉक्टर से सुनकर मैं आ रही थी, मेरी जगह कोई और भी उस वक्त ऐसा ही डर जाता। मैं अकेली उस वक्त मन्नू के साथ उस घर में मौजूद थी। वो मुझे यूं डरा हुआ देखकर हैरान हो गया था। क्या बात है, आप इतना घबरा क्यों रही है? सब ठीक तो है ना? ये दूध पीजिए और आराम कीजिए। मन्नू ने मेरी तरफ गिलास बढ़ाया। मैं उसके हाथ से लेकर साइड पर रख दिया और सख्त लहजे में उससे कहा, जाओ यहाँ से, मुझे नींद नहीं आ रही है। क्योंकि मैं जानती थी कि अब वो मेरे पास बैठकर अपने ऑफिस के किस्से सुनाएगा और जब तक मेरी आंखें नींद से बंद ना हो जाएगी, वो उठकर बाहर नहीं जाएगा। मेरे सख्त लहजे से वो घबरा सा गया, कुछ हैरान भी था। क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है? शायद मेरे रूखे बर्ताव से वो परेशान हुआ था। मुझे उस पर और भी गुस्सा आने लगा। कैसे कैसे ड्रामे वो मेरे सामने रच रहा था, जैसे वह बहुत मासूम हो, अनजान हो। पहले तो मेरा जी चाहा कि एक जोर के थप्पड़ उसके मुंह पर दूं और फिर अपनी रिपोर्ट उसके सामने दे दूं। देखो तुम्हारी शराफत का सबूत, और उसको धक्के देकर बाहर निकाल दूंगी। लेकिन मैं चाहती थी कि उसे रंगे हाथ पकड़ना, वरना वो मुकर जाएगा। मेरे सर में दर्द है, मुझे तो बिल्कुल जगाने के लिए मत आना, मैं सोना चाहती हूँ। मेरी वो गुस्से वाली बातों के सामने वो डर चुका था और उठकर कमरे से दरवाजे तक चला गया। आप आराम करो और हाँ, दूध जरूर पी लीजिएगा। खाना भी नहीं खाया आपने। मुझे दोबारा से दूध पीने को कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। मैं वही तो जानना चाहती थी कि वो मुझे दूध और दवा खिलाकर ये कौन सा घिनौना खेल मेरे साथ खेलता है। मैंने वो दूध का गिलास लिया और खिड़की से बाहर फेंक दिया, जो बाहर गली की तरफ खुलती थी, और मेडिसिन भी दरवाजे पर रखकर बंद करके कमरे में सो गई। अब मुझे उस वक्त का इंतजार था जब मनु मेरे कमरे में आता। 1 घंटा गुजरा था, लेकिन वो मेरे कमरे में नहीं आया था। उसका इंतजार कर करके तंग आ चुकी थी और मुझे नींद भी आने लगी थी, इसलिए सोचा कि देखूं वो क्या कर रहा है। मैं उठकर अपने कमरे से बाहर निकली तो भी खाली सा था। सामने का कमरा मनु का था। मैंने धीरे से जब उसके कमरे का दरवाज़ा खोला तो मेरे होश खो गए। मैंने उसके कमरे का दरवाज़ा धीरे से बंद कर दिया और दबे पांव अपने कमरे में आ गई। मेरे दिमाग में अब वो बातें घूम रही थी जब मौसी का मुझे पहली बार फ़ोन आया था। कहने लगी, मनु नोएडा में नौकरी करना चाहता है, लेकिन तुम जानती हो कि मैं इस हक में नहीं हूँ कि उसे हॉस्टल में रहने की इजाज़त दूँ। कई किस्म के नौजवान होते हैं, मेरा मनु सीधा साधा सा है, कहीं गलत लोगों में ना फंस जाए, सिगरेट और दूसरे नशे का आदी ना हो जाए। तुम तो जानती हो कि हमने कैसे उसकी देखभाल की है। मेरा बच्चा बहुत सीधा है, लेकिन जहाँ लड़के रहते हैं वहाँ 100 बुराइयाँ होती है। इसलिए अगर तुम उसे अपने घर में रख लो तो मुझे तसल्ली रहेगी। इस वक्त तो मैं बड़ी रहमदिली दिखाते हुए हामी भर ली थी कि मनु मेरा भाई नहीं, बेटा भी है। जाहिर है वो मेरे सगे भाई से भी बढ़कर था, और भाई और छोटे बेटे में कोई फर्क नहीं होता। मेरा सिर दर्द से फटने लगा। मेरा भाई उस वक्त अपने कमरे में बैठा सिगरेट पी रहा था।
मेरी तरफ उसकी पीठ थी, इसलिए वो इस बात से अनजान था। मेरी मौसी दिल की मरीज है। अगर वह सच जानती कि मनु ने मेरे साथ क्या किया है, शायद सुनते ही मर जाती। लेकिन मैं सोच ली थी कि मनु को सुबह ही कह दूंगी कि वो अपने रहने का इंतजाम कहीं कर ले। मैं उसे अपने घर पर नहीं रख सकती। मैं अपना कमरा लॉक किया और सो गई। सुबह मेरा दरवाज़ा बड़ी ज़ोर से खटखटाया गया। मैं उठी। जब मैंने दरवाज़ा खोला, सामने देखा मनु मुझे गुस्से से देख रहा था। दरवाज़ा क्यों लॉक किया था आपने? उसका मुझ पर रौब जमाकर पूछना तो मुझे चौंका के रख दिया। वो होता कौन था मुझसे इस तरह की बातें करने वाला? उसे शायद तकलीफ इस बात की हो रही थी कि उस रात दरवाज़ा मैंने बंद कर दिया था। जो वो गुनाह मेरे साथ कर रहा था, शायद उसकी तलब ना पूरी होने की वजह से वो इस तरह मुझसे बात कर रहा था। मैंने कहा कि तुम होते कौन हो मुझसे ये पूछने वाले? मेरी भी बुलंद आवाज़ को सुनकर वो कुछ हैरान हुआ। फिर नरम आवाज़ में बोला, रात को आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे आपकी फिक्र थी। मैं कब से दरवाजे पर आवाज़ दे रहा था, लेकिन जब आपने जवाब नहीं दिया तो परेशान हो गया कि कहीं आप बेहोश ना हो गई हो। इसलिए मैं दरवाज़ा खोलना चाहता था तो लॉक था, इसलिए मैं परेशान हो गया था। आप प्लीज़ दरवाज़ा लॉक न किया करें। मुझे उसकी झूठी फिक्र और दिखावे की परेशानी देखकर बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, मेरी फिक्र करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तीखे आवाज़ में कहा और अपने कमरे से बाहर निकल गई। अपने लिए नाश्ता बनाया और करके अपने पड़ोस में अपनी एक सहेली के घर चली गई। मेरे पड़ोस में भी मेरी उम्र की एक लड़की रहती थी, शादीशुदा बच्चों वाली थी। जब भी मेरे पति देश से बाहर जाते, वो औरत बहुत ख्याल रखती थी। मेरी उससे दोस्ती भी बहुत अच्छी थी। उसके पति भी मुझे छोटी बहन की जैसा समझते थे। जब भी बाजार से कुछ लेने जाते तो मुझसे पूछते कि बहन कुछ मंगवाना हो तो बिना तकलीफ के बता दिया करो। मैं अक्सर ही उन्हें सामान मंगवा लिया करती थी। लेकिन जब से मनु आया था, मैं हर काम उसी से कहती थी। उस वक्त तो मुझे अपने पड़ोस वाली रेखा से ही काम था कि मुझे अबॉर्शन करवाना था। मेरे पति 2 महीने बाद आने वाले थे। मेरे पास इस पाप को खत्म करवाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि रेखा से कहूँ या ना। जाने वो मेरे बारे में क्या सोचेगी, लेकिन मुझे किसी न किसी औरत की तो ज़रूरत थी, वो भी बिना सच बताए। मुझे यह कदम उठाना ही था, क्योंकि अगर मेरी मौसी को मैं सच बताती तो वह सह ना सकती। अगर पति से कुछ भी कहती तो वो मुझे कभी अपनी पत्नी ना मानता, मेरा घर बर्बाद होकर रह जाता। मैं ऐसे कसमकस का शिकार थी कि नहीं जानती थी। मैंने रेखा से कहा कि मेरे पेट में बच्चा है, मुझे उसका अबॉर्शन कराना है, इसलिए वो मेरे साथ डॉक्टर के पास चले। वो मेरी बात मान गई। मैं अपने डॉक्टर के पास नहीं गई थी जिससे कई सालों से इलाज करवा रही थी, बल्कि एक नई लेडी डॉक्टर के पास गई और उससे कहा कि वो मेरा एक काम आराम से कर दे तो मैं ठीक ठाक पैसे दे दूंगी। वो लेडी डॉक्टर मान गई, लेकिन उसी रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मेरी रूह कांप गई। मैं रात को घर आते ही मन्नू से कह दिया कि मैं तुम्हें अपने घर पर नहीं रख सकती, इसलिए 2-3 दिन में वो अपने रहने का जहाँ चाहे इंतजाम कर ले। मेरी बात सुनकर वो हैरान सा होकर रह गया। आप ये क्या कह रही है? मैं आपको कैसे छोड़कर जाऊंगा? मेरा मसला नहीं है, मैं तो कहीं भी ले लूंगा, लेकिन आप अकेली कैसे रहोगी? मुझे मन्नू के लिए, मेरे लिए फिक्रमंदी भी दुख दे रही थी। मैंने कहा, मैं तुम्हारे आने से पहले अकेली ही रह रही थी, जल्दी से जल्दी अपना इंतजाम कर लो। मनु जवाब में कुछ नहीं बोला, लेकिन चेहरे से परेशान जरूर लग रहा था। मैं अपने कमरे में आकर सो गई। अब मैं कमरा लॉक करके सोती थी। कुछ ही देर में मैं सो गई। फिर मुझे कुछ होश नहीं रहा। रात को जब मेरी आंखें खुली तो मुझे लगा मेरे बगल में कोई सो रहा है, लेकिन मेरे कमरे में बहुत अंधेरा था, इतना अंधेरा कि मैं उस इंसान को देख नहीं पा रही थी। बस यह नज़र आ रहा था कि मेरे बराबर कोई सो रहा है। मैं बुरी तरह डर गई थी। मुझे जल्दबाजी में कुछ ना सूझा तो मैं चिल्लाने लगी, लेकिन अगले ही पल मेरे बराबर लेटा इंसान उठकर बैठ गया। इससे पहले कि मैं बेड से उठकर जाती, उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। अब तो मैं बदहवास सी हो गई थी। इससे पहले कि मैं अपने बचाव के लिए कुछ उपाय सोचती, उस इंसान ने साइड पर रखा लैंप ऑन कर दिया। उस इंसान को देखकर मैं तो होश खो बैठी थी। मेरे सामने मेरा पति था। राजू कब घर आए थे, वो भी बिना कुछ बताए।
वो अचानक से आ गए थे। वो मुस्कुराने लगे, कहने लगे, तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था। जब मैं घर पहुंचा तो मनु ने दरवाज़ा खोल दिया था। उसे मालूम था कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन जब मैं कमरे में आने लगा तो कमरा लॉक था। तुम मत पूछो, खिड़की के रास्ते से मुझे अंदर आना पड़ा। अजीब हो तुम भी, यहाँ कौन सा कोई गैर था जो तुमने दरवाज़ा लॉक करके सोई थी। राजू की बात का मैं क्या जवाब देती। मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी, इसलिए राजू को गले लगाकर बहुत रोने लगी। वो तो मुझे यूँ रोता देख समझा कि मैं उसके बिना उदास हो गई हूँ, इसलिए उन्हें अचानक सामने पाकर रोने लगी हूँ। लेकिन हकीकत तो जानती थी कि मुझ पर क्या बीती है। वो मुझे तसल्ली देने लगे। सुबह जब मैं उठी, राजू अभी भी सो रहे थे। मैं बहुत परेशान थी। आज मुझे डॉक्टर के पास अबॉर्शन करवाने जाना था, लेकिन राजू की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था। अब मैं ये सोचकर परेशान थी कि राजू से क्या बहाना बनाऊंगी, कैसे बात छुपाऊंगी। मैं परेशान से बाहर ही बैठी थी, तभी मनु किचन से निकला। वो अपने लिए नाश्ता बनाकर टेबल पर रख रहा था और मुझको देखकर मुस्कुराकर कहने लगा, दीदी कैसा लगा आपको जीजू का सरप्राइज। मैंने उसे नफरत से देखी और कहा कि किस कदर गिरे और ड्रामेबाज इंसान हो तुम। ऐसी मासूमियत से भरे अदाकारी कैसे कर लेते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें। एक तरफ दीदी कहते हैं और दूसरी तरफ मैं यह सब सुनकर थक चुकी हूँ, इसलिए बिना शर्म के मुंह पर जो भी आ रहा था उसे कहना शुरू कर दिया। और वो अभी मुझे हैरत से देख रहा था। कहने लगा, दीदी क्या कह रही है आप, आपकी बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। मैंने ऐसा भी क्या किया है जो आप इस तरह से मुझसे बात कर रही है। मनु की बात पर मैंने उसे ताज्जुब से देखा और अपने कमरे में चली गई। राजू अभी भी सो रहे थे। दराज से अपनी रिपोर्ट निकाली और कमरे से बाहर आ गई। मनु टेबल के पास खड़ा था। मैंने वो रिपोर्ट उसके मुंह पर मार दी, जो कि उसके चेहरे से टकराकर ज़मीन पर गिर गई, और कहा, ये पढ़ो और अपना गंदा चेहरा लेकर राजू के उठने से पहले दफा हो जाओ मेरे घर से। मैंने गुस्से से दबी दबी आवाज में कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि राजू को इस बात की भनक भी लगे। मनु रिपोर्ट जमीन से उठाकर देखा। जैसे ही उसने पढ़ा तो उसके चेहरे की रंगत उड़ गई, चेहरे पर उदासी छा गई। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, राजू आंगन में आ गए थे, पता नहीं कैसे, लेकिन वो सीधा मन्नू के पास गए और रिपोर्ट उसके हाथ से लेकर पढ़ने लगे। उन्हें देखकर तो मेरी जान मेरे तन से जुदा हो गई थी। मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, राजू तो मुझे तलाक दे देंगे। मैं बुरी तरह से चकरा कर गिर गई थी। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी, मुझे सुई लगी थी। राजू बड़ी संजीदगी से मुझे देख रहे थे। मेरी तो जान ही निकल गई थी। मन्नू वहीं खड़ा था। मैं राजू को देखकर रोने लगी। मैंने कहा कि मेरा कोई कसूर नहीं है राजू। मन्नू मुझे नींद की मेडिसिन देता था, मुझे कुछ पता नहीं है। भगवान के लिए मुझे तलाक मत दीजिएगा। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपके बगैर नहीं जी पाऊँगी। मैं बिस्तर पर लेटी लेटी हाथें जोड़ी राजू से माफ़ी मांग रही थी। वो मेरे पास आ गए, मेरे जुड़े हुए हाथों को अपने हाथों में लिया और कहने लगे, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हारे सारे टेस्ट नए सिरे से करवाए हैं। तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। शायद किसी और की रिपोर्ट तुम्हारे रिपोर्ट से बदल गई थी। ना तुम गुनहगार हो और ना ही मनु ने ऐसा कुछ किया है। तुम उस पर शक मत करो, बस एक गलत रिपोर्ट की अदल बदल है। ये सब गलतफहमी है। मनु की तरफ जब मेरी नज़र पड़ी तो वो रो रहा था, बिना आवाज़ के आंसू बह रहा था। मुझे देखकर मेरे पास आ गया और कहने लगा, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। मैं अपनी बहन में और आप में कभी कोई फ़र्क नहीं देखा। मैंने कभी किसी गैर लड़की को नज़र उठाकर नहीं देखा। आप तो मेरी बहन की जगह है। मैंने कहा कि मैंने तुम्हें नशे की सिगरेट पीते देखा था। वो कहने लगा, मैं नशे की सिगरेट बिल्कुल नहीं पीता। हाँ, कभी कभी सिगरेट ज़रूर अपना कमरा बंद करके पी लेता हूँ। आपका ख्याल इसलिए रखता था कि मैंने अपना बचपन आपकी ही गोद में गुजारा है, इसलिए जैसे मैं अपनी माँ के लिए खाने पीने और दवा का ख्याल रखता था, आपकी भी रखने लगा। मुझे पता होता कि आपको मेरी वजह से तकलीफ़ होती है तो मैं कभी यहाँ आता ही नहीं।
वो रो रो कर अपनी बातों को रख रहा था। एक गलत रिपोर्ट ने मुझे शर्मिंदा करके रख दिया था। क्या किया मैंने? अपने भाई के खिलाफ ये नहीं सोचा था मैंने, लेकिन मेरे दिमाग में ये ख्याल नहीं आया कि अक्सर रिपोर्ट भी गलत निकल जाती है। मैं सोच रही थी कि काश अपना रिपोर्ट एक बार दोबारा टेस्ट करवा ही लेती तो ऐसा ना होता।